नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और भाई आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने अपने खेल जीवन में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं और अपने देश का नाम रोशन किया है और अपने देश के गौरव को सदा बढ़ाया है। और इसके अलावा इनके बारे में एक और बात भी बता देना चाहता हूं मैं, ये एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। भाई इनकी इंसानियत की मैं सदैव कदर करता हूं और इनका व्यवहार है वो बहुत ही नायाब है। और इतनी ऊंचाई को छूने के बाद भी इंसान का इंसान बने रहना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ हैं ओलंपिक मेडलिस्ट और भाई जो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और देश के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी योगेश्वर दत्त जी। इनका परिचय का आपको इतना बारे में इनके बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो पहलवान जी हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। राम राम भाई, सारे भाई राम राम। पहलवान जी थोड़ा सा पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके परिवार में कौन कौन हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड में बताऊं आपने कि मेरे माता पिता जी टीचर थे, अध्यापक थे और साथ में किसान भी थे। मेरे दादाजी भी टीचर थे। मेरा गांव बैठवाड़ा कलां है। अभी पिताजी तो नहीं हैं, माँ है, पत्नी है, एक बेटा है, भाई है, भाई के 2 बच्चे हैं अभी हम, और 3 बहनें हैं, हम 5 भाई बहन हैं। भाई ये था इनका फैमिली बैकग्राउंड। पहलवान जी आप ये बताइए, आपके जो कुश्ती का सफ़र है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं और आपने कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की, आपके गुरु कौन कौन हैं, अपने गुरु के बारे में बताइए और आपके प्रेरणा स्रोत और आपका सफ़र, आपको कुश्ती की ये ललक जो कैसे पैदा हुई और कहाँ से आपने शुरुआत की, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की मैं 7 साल का था और मेरा गांव बैठवा कलां है। मैं कुश्ती बड़ा पहलवान की इच्छा मेरे मन में जगी। मेरे गांव के पहलवान थे बलराज पहलवान, उनके बारे में काफ़ी जिक्र चलता था, उनका काफ़ी नाम था गांव में, बड़े पहलवान थे और कुश्ती लड़ने दौरान उनका देहांत हुआ था। सभी उनके बारे में बातें करते। तब मेरे मन में था कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है, पर ये नहीं पता था मेरे को ओलंपिक क्या होता है, एशियन गेम्स क्या होता है। बस एक इनके बारे में मेरे को पता ही नहीं था जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की। और मैं तो ऐसे बच्चों के साथ खेलते हुए गया था अखाड़े में, मतलब लड़ाई झगड़ा करते हुए खेलते हुए गया था। वहाँ देखा कि बच्चे मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरे जो पहले गुरु मास्टर सतबीर जी हैं वो अखाड़ा चलाते थे, उन्होंने मेरे को देखा, मैं मिट्टी में खेला था। वो तब बोला कि मेरे को गांव में मनीष बोलते हैं, मतलब गांव में ये है भी मनीष को वो पीछे आगा डंडा लगा देते हैं। बोले कि मनीषे तू रोज़ आया कर। वो अंकल भी लगते मेरे। फिर मैं उसके बाद डेली जाने लगा। ये 7 साल की मेरी जब उम्र थी, उसके बाद वो मैंने बताया कि मैं बलराज पहलवान थे, मेरे गांव में काफ़ी नाम था। उनका नाम सुन के ये था मेरे को बड़ा पहलवान बनता। पर ओलंपिक मेडल का मेरे मन में सपना, ओलंपिक मेडल जीतना सपना मेरे मन में 1996 में जब लिएंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं अगर पे शाम को न्यूज़ में समाचारों में उनकी न्यूज़ आई हुई थी कि भैया ऐसे ऐसे मेडल जीता। मैंने अपने पिताजी से पूछी थी कि ये क्या हुआ है, क्या है, कहाँ जीत क्या है। फिर मेरे पापा ने बताया कि भाई ये ओलंपिक में मेडल जीत क्या है, ब्रॉन्ज मेडल आया इसका। मतलब उन्होंने कही थी 3rd आया, 3रा नंबर आया इनका और एक ही मेडल आया हिंदुस्तान का। और ये ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं और सभी वो उन्होंने पूरा समझाया मेरे को। तब मेरे को पता लगा था कि ओलंपिक की कोई चीज़ है और मेरे को तब यह था कि मेरे को ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो पहलवान जी आपको ओलंपिक मेडल जीतने का सपना, आपकी ओलंपिक जर्नी जो आपका संघर्ष का टाइम रहा है, ओलंपिक जर्नी में आपने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल की हैं। एशियन गेम्स का गोल्ड है, 2012 ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल है और जो आपका बाद में कन्वर्ट भी कर दिया गया था सिल्वर मेडल में। लेकिन पहलवान जी का बड़कपन है भाई, वो जो हमारे रेसलर थे जो सेकंड थे उनका देहांत होगा और पहलवान जी ने वो उन्हीं के घर वालों के पास रहने का आग्रह कर दिया। तो पहलवान जी आपकी ओलंपिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, क्या क्या संघर्ष किया है, आपके सामने क्या क्या मुश्किलें आई और आप अपनी मेहनत और डाइट के बारे में और जो आने वाली मुश्किलें थी आपके खेल जीवन में उनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि मैं ओलंपिक की तैयारी तो मैंने 1996 में स्टार्ट करी जब लिएंडर पेस के बारे में मेरे को पता लगा और मेडल का मेरे को बताया गया। मैंने 4 ओलंपिक खेले हैं देश के लिए। 2004 में मैं
एथेंस ओलंपिक में गया था, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, मेरा सपना था 2012 लंदन ओलंपिक में पूरा आया। उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक में खेला, 4 ओलंपिक में खेला हूँ। उसके अलग कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड हैं, 2010 और 2014 में। एशियन गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल 2006 में और 2014 में गोल्ड है। 2 बार एशिया चैंपियन बना हूँ मैं, 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड है और 2 सिल्वर हैं। उससे अलग भी काफ़ी मेडल मतलब जो मोटे मोटे हैं वो मैंने आपको बताई है। सपना जो था वो मेरा 2012 में पूरा हुआ। 2008 4 ओलंपिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम बिल्कुल नए थे। बस ये था कि एक 20-21 साल का था मैं, वो एक मेडल जीतने का सपना था, सोच थी, पर उस तरीके से हम तैयार नहीं थे, उस तरीके की सोच नहीं थी, उस तरीके की मतलब अनुभव नहीं था। 2008 में काफ़ी अनुभव था, क्वार्टर फाइनल तक मैं पहुंचा था और लास्ट की 7-8 सेकंड पहले मैं कुश्ती वो हारा था बीजिंग ओलंपिक में। क्वार्टर फाइनल नहीं तो क्या पता वहाँ भी मेरा मेडल हो सकता था, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल कुश्ती उसके बाद सेमीफाइनल में जाता। पर 2012 में पूरा हुआ। 2016 वाला था, तब मेरे को थोड़ी इंजरी थी, एकदम इंजरी हुई थी, उसमें पूरे मूवमेंट नहीं बन पाई। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ता। कोई भी इंसान हो, कोई आप किसी का भी इतिहास उठा के देखिए, चाहे किसी IAS IPS का, किसी बड़े नेता का, कोई बिल्कुल जो एक नीचे से उठ के आते हैं तकरीबन, और सब संघ उसमें वो करते हैं। उसी चीज़ में हम गाँव में बचपन में जब मैंने पहलवानी की, वो चीज़ें सुविधाएँ नहीं थी। सर्दियों में अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई ऐसा हॉल नहीं था। बरसात में नहीं कर सकते थे क्योंकि खुले में मिट्टी का अखाड़ा था, खुले में प्रैक्टिस करते थे, वो सुविधाएं नहीं थी। पर फिर भी एक जो मन में एक जो इच्छा थी कुछ करने की, वो हमारे मन में थी, वो हमने की। 1997 में मैं दिल्ली का सतरा स्टेडियम में, महाबली सतपा पहलवान का वहाँ पे एक स्टेडियम है, सतरा स्टेडियम, वहाँ पे वो अखाड़ा चलाते, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थे वो, और उन्हीं की देख रेख में मतलब वहाँ पे गया था मैंने पहलवानी की थी। वहाँ पे राम फरमान, यशबीर डबास, इनके ये पहलवान जी अपने गुरुओं के बारे में बता रहे हैं, भाई कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की, इनके गुरु कौन कौन हैं उनके बारे में पहले बताएं। इनके जो प्रारंभिक गुरु मास्टर सतवीर हैं और उसके बाद जो अखाड़े में गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और थोड़ा सा बताइए। जो वहाँ पे हमारे कोच थे राम फरमान द्रोणाचार्य अवार्डी, जो फिलहाल मेरी अकेडमी है जहाँ पे हम अकेडमी चलाते हैं, उसको भी हमारे जो कोच साहब राम फरमान है वही देख रहे हैं, उन्हीं के अंडर में अकेडमी चल रही है। उससे अलग यशबीर सिंह डबास द्रोणाचार्य अवार्डी, वो भी जिनका देहांत हो चुका है। चरणदास पहलवान जी, ये वहाँ पे कोच थे जिनकी देख रेख में मैंने कुश्ती सीखी, कुश्ती की बारीकियाँ सीखी, ये मेरे कोच थे। उसके बाद कैंप में जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, मैं जॉर्जिया कोच थे, जगमंदर पहलवान थे, और भी काफ़ी कोच थे। उन जो कुश्ती की छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वहाँ से हमें सीखने को मिली। और किसी भी बड़े मेडल तक पहुँचना, बड़े लेवल तक पहुँचने के लिए जो हमारी छोटी कमियाँ हैं वो दूर करनी बहुत ज़रूरी है। मोटी मोटी कमी तो सभी दूर कर लेते हैं, पर जो बिल्कुल गहराई होती है वो दूर तब तक नहीं होगी, तब तक हम बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, वो चाहे किसी फील्ड में हो। ये भाई पहलवान जी ने बताया कि जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो आज के हमारे जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए उन्होंने बताया कि भी अपनी छोटी छोटी कमियों को आप दूर कीजिए और उनसे ही आप बड़े अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। भाई इन्होंने बताया भाई 2008 की बीजिंग ओलंपिक की कुश्ती मैंने देखी थी लाइव, और मात्र 1 या 2 सेकंड में इन्होंने नंबर भी ले लिया था, और मात्र 1-2 सेकंड के उनका मलाल है और जो 2008 के ओलंपिक में ये बहुत ही प्रबल दावेदार थे। तो पहलवान जी आप अब एकेडमी चला रहे हैं, आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या इनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि ये आगे चलकर देश का भविष्य बने, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए लगभग सारे बच्चे 150 लगभग बच्चे हैं, 100 के लगभग 100 से 100 के बीच में यहीं पे रहते हैं हॉस्टल में। 25-30 बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ पे। ये तो वैसे 5 साल के लिए लीज पे ली हुई है हमने 6 एकड़ ज़मीन ली हुई है गोवाना से निकलते रोहतक रोड पे ही है, 6 एकड़ ली हुई है। वहाँ पे अपनी एकेडमी हम स्टार्ट करेंगे। अभी कोरोना काल आ गया, नहीं तो ये भी स्टार्ट करनी थी पीछे, पर वो थोड़े आगे बढ़ी है। और यहाँ पे तो हमारा यही है कि बीच में जो मैंने कुश्ती छोड़ने के बाद जो गैप ना बने, क्योंकि एकेडमी बनाने में 1-2 साल लगता है और फिर वो गैप बन जाता है। इसलिए था कि यहाँ पे हम जहाँ एकेडमी चला रहे हैं यहाँ पे बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे हमने सब लिए थे 14 साल से नीचे के, और उसमें भी 10-11 साल के बच्चे ज़्यादा थे।
डाइट के बारे में बताइए पहलवान जी। एक तो आपकी एकेडमी में जो डाइट दी जाती है और आपने भी जो डाइट ली है और मेहनत के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे वेजिटेरियन देते हैं हम चीज़। उसमें सुबह से हम सुबह जैसे रोटी है, 2 सब्जी हैं, उसमें दही हो या रायता हो, फ्रूट है, दूध देते हैं 1 से 1.5 किलो बच्चे को। शाम को भी ऐसे ही है, रोटी सब्जी है, उससे अलग फल हैं। मीठे में या तो हलवा होता है या खीर होती है, कोई या दलिया होता है। ये चीज़ें यहाँ पे हम बच्चों को देते हैं। भाई पहलवान जी ने बताया वेजिटेरियन ही डाइट है। थोड़ा सा मेहनत के बारे में और बताएं, आपने क्या मेहनत की और बच्चों को क्या क्या मेहनत करनी चाहिए। पहलवान जी ने बताया छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीज़ें ही इंसान को ऊपर ले जाती हैं। तो थोड़ा सा मेहनत के बारे में और बताएं। देखिए हम डेली 5 से 6 घंटे मेहनत करते, तो शेड्यूल वो पूरा एक वो था कि हम किस दिन क्या मेहनत करनी है। मैट प्रैक्टिस जो ये तो डेली होते ही हैं, पर एक टाइम हम क्या करते हैं वो चीज़ें हैं। उसमें रनिंग भी आती है, जिम भी आती है, रस्सा है, और चीज़ें हैं। पर मैं फिर भी ये बोलता हूँ कि मेहनत कुछ भी कर लो, पर मेहनत करो। सबका अपना शेड्यूल होता है, कोई रस्सा ज़्यादा करता है, कोई उठा बैठी ज़्यादा लगाता है, कोई टेक्निक ज़्यादा करता है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चा जो मेहनत करे, जिसको जो छूट होती है वो खूब करनी चाहिए। और मेहनत में कोई वो नहीं होती कंडीशन कि भाई इतनी करनी है। आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। भाई पहलवान जी, अब आपने दूसरा फील्ड चुन लिया है, ये बताइए आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया और राजनीति में आने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत और आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं, उसके बारे में बताइए। आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया और किससे प्रेरित होकर किया। देखिए राजनीति में आने का फैसला ये था कि मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा गांव बैठवा में बताया, और यहाँ के पूरे ग्रामीण एरिया ही है। यहाँ पे परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने 10 साल डीएसपी की नौकरी की, एसपी का मेरा नंबर मतलब प्रमोशन आई हुई थी, पर पुलिस में रहते हुए वो चीज़ें मैं नहीं कर पाता जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, जो मेरे गाँव नज़दीक के इन लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत में बड़ी समस्या है पानी की, बिजली की। तो सब पूरा किसान परिवेश है, ये किसान खेती पर निर्भर है पूरा एरिया ये। और बड़ौदा हल्का जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, वो कोई पूरा ग्रामीण हो, कोई शहर भी नहीं आता उसमें। और हर गांव में समस्या पानी की, बिजली की। खिलाड़ियों तो खिलाड़ियों के बारे में मेरे को पता है कि खिलाड़ियों को किन मुश्किलों से जूझना पड़ता है, किस मुश्किलों से निकलना पड़ता है। पहलवान जी, आप के जो राजनीति गुरु कौन हैं या किससे प्रभावित होकर आपने, कोई एक रोल मॉडल होता है इंसान का। जैसे भाई हम खिलाड़ियों के लिए आप भी एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और आपने जो अचीवमेंट हासिल की हैं, आपका संयमित जीवन और आपकी जो इंसानियत है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये बताइए आपने राजनीति में किससे प्रभावित होकर, कोई आइडल होता है हर एक क्षेत्र में। जैसे आपके बलराज पहलवान आपके कुश्ती में आइडल रहे थे, जिनसे प्रेरणा लेकर आप कुश्ती जगत में आए। और राजनीति में बताइए आपके राजनीति। वो तो मैं बताया था कि राजनीति में आने का यही था कि पहले तो राजनीति ये बता दूं कि मैं इसलिए आया कि मेरे गांव के ज़्यादा मेरे पास आते हैं नज़दीक के, कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, या हमारे गांव में कॉलेज चाहिए। वो बार बार हमें मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास नहीं जा सकते किसी नौकरी पे होके। और बेल्ट की नौकरी में तो और ज़्यादा रूल फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी रूल के हिसाब चलना पड़ता है। हम हर बार नहीं जा सकते उस हिसाब से, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के मैं राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी में आने का और इसमें आने का, आपने बीजेपी को क्यों चुना ये बताइए, और आपने किससे प्रभावित होकर इसे चुना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं की वजह से मैंने ज्वाइन की, क्योंकि जो जज्बा उनमें देश के लिए कुछ करने का है, काम करने का है, देश को विश्व शक्ति बनाने का है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो उनकी एक ईमानदारी की छवि है, जो ईमानदारी से उन्होंने काम किए हैं, लोगों को बच्चों को नौकरी दी है योग्यता के आधार पे, बिना सिफारिश के, बिना पैसों के जो बच्चे नौकरी लगे हैं, उनकी छवि को देखते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ये लगाइए कि 2010 से मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा है।
उनको काम करने का तरीका देखा, लोगों से बात भी की है मैंने उनके बारे में, क्योंकि गुजरात में जब भी मैं 2-3 बार गया हूँ तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ईमानदारी से और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा, जैसे जो जज्बा हमारे अंदर था कि हमें देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना है, एशियन गेम्स का मेडल जीतना है, वो जज्बा उनके अंदर है कि भाई देश के लिए कुछ करना है, देश को विश्व शक्ति बनाना है। और जो इंसान देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो हम उसके साथ हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की थी और राजनीति में आने, उन्हीं से प्रभावित होकर हम राजनीति में आए। पहलवान जी एक अच्छे इंसान, अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ सदैव भी आप इनके ट्विटर हैंडल पर देख लेना, सदैव देशभक्ति से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगी आपको। तो पहलवान जी के अंदर जो ये जज्बा है भाई राजनीति में आने का, ये जनसेवा के लिए ही ये आए हैं और ये एक साधारण परिवार से हैं और इनकी जो इंसानियत के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ। पहलवान जी अगर आप विधायक, मंत्री या सांसद बनोगे तो अपने एरिया के विकास के लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे, ये बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बिजली और पानी की। कुछ तो हमने दूर करने की कोशिश की, जो पीने का पानी गांव हर तकरीबन गांव में जहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा हो या कम हो, वहीं पे हमने कोशिश किया कि पीने का पानी अच्छी तरह सप्लाई हो, पीने पानी परेशानी ना हो। और उनका कुछ गांव में हुई है, डीप ट्यूबवेल लगे हैं कई गांवों में, वो लगवाए हैं हमने। उससे अगर अलग खेतों नहरी पानी की समस्या है उस दूर करने की कोशिश किया, वो हुई भी है। और कुछ 8-10 गांव ऐसे हैं जो बारिश में जल भराव के कारण वो फसल ख़राब होती है, उस पानी की निकासी का भी हमने रास्ता निकलवाया है सरकार से अनुरोध करके। और हमने इनको ये कमेंट किया है जो गांव जो फसल जल भराव से बर्बाद होती हैं कि अगली बरसात तक आपकी ये समस्या बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे। अभी तो अस्थायी तौर पे वो समाधान हुआ, पर स्थायी तौर पे समाधान करने का हमने उन 8-10 गाँव से वादा किया और वो हम दूर करेंगे। उससे अलग खेलों की समस्या में खिलाड़ी, मेरे को पता है कि खिलाड़ी कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता है। हाँ पहलवान जी, युवाओं, हाँ ये भी जरूर बताइए, युवाओं, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। पहले तो बताया भाई पहलवान जी ने किसानों की समस्या को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे पानी की समस्या किसानों के लिए और जल भराव की समस्या उसे दूर किया जाएगा। इसके बाद आप खुद एक अच्छे खिलाड़ी हो और विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। मैंने बताया खिलाड़ियों के लिए मेरे को, हमें जो सबसे गलत चीज़ लगी, गांव में 8-10 एकड़ में स्टेडियम बना दिया बड़ा, 2-3 करोड़ रुपये लगा दिए, 4 द्वारी कर दी, ऑफिस बना दिया, पर उसके बाद वहाँ पे आप देखोगे तो घास जमी हुई है। वहाँ पे वो आप किसी भी गांव के स्टेडियम में जाके देखिए, वो मिसयूज हो रहा है, वो किसी यूज़ का ही नहीं है। वो हमारी यही सोच है कि जिस गांव में भी जिस खेल के बच्चे हैं उनको एक अच्छी सुविधा दे दो, जिससे उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कोई बच्चा गांव से शहर में जाता है, दिल्ली जाता है यहाँ से, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तकरीबन मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे खेल खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं। आप खुद मध्यम परिवार से रहे हैं तो पहलवान जी को वो क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में पहलवान जी बता रहे हैं। वही बता रहा हूँ, वही खर्चा वो परिवार वाले बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं कि कहीं से वो लोन ब्याज पे पैसे उठाते हैं, अपने धरती तक वो गिरवी रख देते हैं। हम ये है कि जिस गाँव में, जैसे मेरे गाँव में लगा हुआ कुश्ती और कबड्डी के बच्चे हैं, तो वहाँ पे कुश्ती और कबड्डी में ज़्यादा इतनी सुविधा देते हैं कि बच्चे को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। वहाँ पे ये नहीं है कि मैं बास्केटबॉल का भी पोल लगवा दूँ, फुटबॉल का भी स्टार्ट कर दूँ, वो कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे माहौल 2 चीज़ों का, कुश्ती का और कबड्डी का, उन्हीं को इतनी सुविधा देते कि वो बच्चे वहीं से कामयाब हो जाए। और आप एक चीज़ और देखिए, आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, वहाँ पे 1 या 2 गेम के बच्चे मिलेंगे, आपको हर गेम के बच्चे नहीं मिलेंगे। आप किसी भी, आप यहाँ की छोड़िए, आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, एक माहौल होता है, एक एरिया होता है। अब आप देखिए कि देश में देखिए, आप हमारे हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, यहाँ पे ताकत के जो पावर गेम है वो गेम, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग के हमारे अच्छे खिलाड़ी रहे। हाँ, अगर आप साउथ साइड जाओगे तो वहाँ लॉन्ग रनर मिलेंगे, और मतलब बैडमिंटन के मिल जाएंगे आपको, और मतलब पावर गेम इधर मिलेगा, और जो इंडोर है वो दूसरा गेम है वो आपको उस साइड में मिलेंगे। वो पूरी दुनिया में यही चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे किसी फुटबॉल देश को देखोगे तो जैसे एरिया वाइज है, जैसे ब्राज़ील में है फुटबॉल का क्रेज है, इंग्लैंड में क्रिकेट का हर एक जगह अलग अलग है, तो हमारे यहाँ हाँ आप देखिए कि इस हिंदुस्तान में क्रिकेट को सब चाहते हैं, पर आप अगर आप बाहर बिल्कुल अंदर तक जाए देखें तो कितने गांव में क्रिकेट खेलते हैं,
नहीं खेलते मिलेंगे। कोई कोई जगह है कि वहीं बच्चे वो क्रिकेट खेलते मिलेंगे। अब आप जैसे इस सोनी रोहतक में देखिए, रोहतक में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात, अब अगर आप वो देखोगे आपको यहाँ पे पहलवान मिलेंगे, कबड्डी वाले मिलेंगे, उसके बाद और गाँव नंबर आएगा। और फिर चीज़ है कि किस गांव में कौन से गांव के बच्चे हैं। अब आप यहाँ कलोई में जाओगे, यहाँ पे बास्केटबॉल के बच्चे मिलेंगे आपको, या कबड्डी के कुछ बच्चे मिलेंगे। किसी किसी गांव में हैंडबॉल के मिलेंगे। हमारा ये है कि जिस गांव में जो भी बच्चे जिस गांव में प्रैक्टिस करते हैं उसी में वो सुविधा दे दो उनको, वो पैसा उनके ऊपर लगा दो। आप जंगल घेर के चार दीवारी करके वहाँ वो मिसयूज होती है, उसका कोई फायदा नहीं। उनको अच्छा कोच दे दो, उनको जो चाहिए खेल का सामान वो दीजिए, उनको पूरी सुविधा दीजिए, जिससे उनको कहीं शहर में ना जाना पड़े, वो परिवार पे बोझ ना पड़े, वो बच्चे वहीं पे प्रैक्टिस करें, उनको वहीं पे इतनी अच्छी सुविधा मिले कि वो अपनी तैयारी वो अपने गाँव में रह के कर सकें। भाई जमीन से जुड़े होने का सबसे अच्छा वो है कि पहलवान जी को ये भी पता है किस गांव में किस गेम का क्रेज है और उसी हिसाब से सुविधाएं देंगे। तो भाई ये ज़मीन से जुड़े होने का इनका वो है। भाई थोड़ा सा और बता दूं, पहलवान जी ने 2009 में अर्जुन अवार्ड, 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी जीते हैं आपने। पहलवान जी आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और विद्यार्थी युवाओं और खिलाड़ियों के लिए आप हताश न हो। आपके जीवन में भी एक पूरा ब्लॉग छपा है अखबार में, 13 बार आपको मेजर इंजरियां हुई हैं, खराब दौर से भी गुजरे हैं, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तो हमारे जो ये आपके हमारे दर्शक हैं, तो इनको मोटिवेशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, जो दर्शक खिलाड़ी विद्यार्थी और युवा हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको बुरे दौर में क्या करना चाहिए? देखिए, संघर्ष ही इंसान को कामयाब बनाता है, बड़ा बनाता है। मेरे 5 बड़े ऑपरेशन हुए दोनों पैरों के। बैक मेरे को प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम रही, मेरे को नेक प्रॉब्लम रही, मतलब बहुत ज़्यादा इंजरी रही हैं। मैंने गिनती अगर करोगे तो गिनती मैं खुद बोल सकता हूँ। मेरे को इंजरी ऐसी कुछ बाद में याद आई, अगर क्योंकि एक बार मैं ऐसे लेटर टाइम पास में मैं कब इंजरी कब हुई, मेरे इतनी इंजरी थी बाद में याद आती रही कि हाँ तो मेरे को तब भी इंजरी हुई थी, तब भी हुई थी, तब भी इतने 6 महीने में तब भी कुश्ती बार रहा था। पर ये चीज़ें अगर आप इनसे निकलोगे तो लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आपके बारे में बताएं कि भाई उसने ऐसे किया है। अगर आप इसी में रह जाओगे तो आप लोगों के लिए गुमनाम हो जाओगे। अगर आपको बड़ा बनना है, अच्छा अपना नाम करना है और खुद के लिए कामयाब होना है, तो आपको हर इंजरी से निकलना पड़ेगा। संघर्ष में रुकावटें आती रहती हैं, आप उनसे तभी निकलोगे जब आपके मन में कुछ करने का जज्बा होगा। इंजरी से, परेशानियों से आपको घबराना नहीं है। आपका जो मकसद है वो जब तक पूरा ना हो आप मेहनत करते रहिए, और भगवान किसी का रखता नहीं, मेहनत का फल ज़रूर देता है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो भाई पहलवान जी ने बताया कि भाई मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। खुद मुझसे ही ये क्वेश्चन किया गया था इंटरव्यू में, मैं इंटरव्यू के लिए आ गया, पहलवान जी को कितनी बार मेजर इंजरी हुई। पहलवान जी कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हताश हैं, थोड़ा सा उनकी पॉजिटिविटी के लिए बता दीजिए। जो ये चल रहा है, जो ये परीक्षा हुई है, इसका रिजल्ट आने की इनकी का जो ये परीक्षा हुई है, इनका रिजल्ट आने की संभावना क्या है? ये जो हमारे दर्शक हैं इनको बता दीजिए। हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो संघर्षशील हैं, वे थोड़े से हताश हैं, तो उनको बताइए ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए, सरकार लगी हुई है, अभी पीछे कलरक का अभी रिजल्ट निकाला है, पीजीटी इंग्लिश के जो टीचर हैं उनका भी निकाला है। हाँ, टीजीटी मेवात इंग्लिश का और टीजीटी इंग्लिश का, टीजीटी हाँ इनका रिजल्ट निकाला है। और काफ़ी अभी बिजली विभाग का भी है, इन पीटीआई की जो भी एग्ज़ाम है सबके उसमें लगे हुए हैं और जल्दी निकालेंगे। ये प्रोसीजर में सारी चीज़ें, और हम फिर मुख्यमंत्री से मैं बात करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो पीटीआई और जो है उनका रिजल्ट निकाला जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त, और आपको एक पॉजिटिविटी का संदेश दिया है इन्होंने। और जो ये भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अच्छे खिलाड़ी तो रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन इनके बारे में जो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, किस वजह से हूँ भाई, ये इतनी ऊंचाई पर जाकर भी एक बेहतरीन इंसान है, एक मानवता इनके अंदर और देशभक्ति इनके अंदर है। तो भाई आज का ये हमारा साक्षात्कार था। पहलवान जी से हमने कुछ क्वेश्चन किए, तो पहलवान जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बोले हमारे चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा। जो हमारा चैनल स्टडी और स्पोर्ट्स से ही जुड़ा है, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों से ही जुड़ा हमारा चैनल है। देखिए, जितने भी
हमारे यार दोस्त भाई बहन इसको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, कभी निराश हताश ना हो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको। बड़ा सपना देखें और देश का भविष्य हो आप लोग। हमेशा जो भी करो ये सोचो कि मैं देश के लिए करना है। जब भी आप ये सोचो कि देश के लिए करना है तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप ज़्यादा उत्साह से काम करोगे। जब भी हम देश के लिए खेलते थे तो मैं ये था कि हम देश के लिए खेलना है, देश के लिए मेडल जीतना है। अगर हम अपने लिए कुछ बस अपने बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए वो ऊर्जा नहीं आएगी। अगर हम देश के लिए कुछ करने के जज्बे साथ चलेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा आएगी। अगर आप खुद देखिए कि जो हमारे फौजी भाई हैं जो सीमाओं पे खड़े रहते हैं, वो देश के लिए मरने का जुनून उनके अंदर होता है और वो शहीद भी होते हैं देश के लिए। वो जुनून होना चाहिए देश के लिए कुछ करने का। जब इंसान सामने मौत हो, इंसान उसको देख के भी ना भागे देश के लिए, वो असली जुनून है। इसलिए आप ये सोचो कि देश के लिए हमें आगे बढ़ना है, देश को हमें प्रगति पे लेके जाना है। ये सोच के जब आप काम करोगे तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप अच्छा काम करोगे और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आप कामयाब होगे और देश को उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिलेगा कि देश में एक अच्छा इंसान हुआ, वो देश को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। भाई दोस्तों, ये थे हमारे योगेश्वर पहलवान जी। एक देशभक्ति की ही भावना इनके अंदर है और इन्होंने जो बताया, आप कभी भी हताश निराश न हो और अपने जीवन में सदैव संघर्ष करते रहिए। इन्होंने इतनी जो मुश्किलें झेली हैं, तो व्यूअर्स ये भी बता देना चाहता हूँ भाई, आप निराश हताश न हो। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये अगर किसी पद पर जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।